नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। रेडियो श्रृंखला चल रही है लोक से विश्व तक हिंदी की अनवरत यात्रा, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हिंदी पत्रकारिता को बनाने में हिंदी का क्या योगदान रहा है। हम देखते हैं कि एक दूसरे के पर्याय के तौर पर हम हिंदी और हिंदी पत्रकारिता को देखते रहे हैं, आज़ादी के आंदोलन से हम देख रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान, दो पुराने साथी, दो पत्रकारिता के कर्मयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर गोविंद सिंह और प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी, आप कुलपति हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के और आप मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड सरकार के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो बहुत कम वक्त है, हम लोग बहुत जल्दी में अपनी बातचीत रखेंगे। सर, हम जब अखबारों की बात करते हैं, हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं, तो वो स्वर्णिम दौर हमें याद आता है कि धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान ने जिन मानकों को स्थापित किया पत्रकारिता में, आप उस दौर के पत्रकार रहे हैं। कैसा था वो दौर, हिंदी को बनाने में उसका किस तरह का योगदान था? देखिए, वास्तव में हिंदी पत्रकारिता को बनाने में और हिंदी भाषा को सजाने संवारने में निश्चित रूप से हिंदी पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि ये बात सही है कि आज़ादी के आंदोलन में हिंदी का बड़ा योगदान रहा और हिंदी पत्रकारिता का भी बड़ा योगदान रहा। लेकिन जिस तरह से इसको राजभाषा बनाया गया, और हिंदी कभी राजभाषा ऐसा उस तरह से रही नहीं। थोड़े समय के लिए उत्तर प्रदेश की राजभाषा रही, वो भी उर्दू के साथ रही, अदरवाइज और बिहार में भी थोड़ा समय रही, लेकिन वैसे राजभाषा नहीं थी। या तो उस पर अरबी उर्दू फारसी के शब्द थे या फिर अंग्रेजी के थे। तो इस वजह से हिंदी पत्रकारों ने, जैसे आचार्य बाबूराव विष्णुराव पढ़ारकर जी का नाम आता है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नए नए शब्द दिए। संसद शब्द है, राष्ट्रपति शब्द है, ऐसे जो नए शब्द आए, उन शब्दों को क्या कहा जाए हिंदी में, ये सब उस समय के बड़े जो पत्रकार थे, जो किसी न किसी रूप में साहित्यकार भी थे, तो उन लोगों ने ये शब्द गढ़े और दिए और वो चल पड़े। तो इस तरह से हिंदी भाषा को अब हिंदी भाषा और साहित्य को परिष्कृत करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो एक तरह से पत्रकार ही थे, साहित्यकार भी थे, लेकिन साहित्यकार उस तरह से उनकी पहचान साहित्यकार के रूप में नहीं है जिस तरह से उनकी एक सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में। तो ये बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और भाषा को बनाने में, कैसी भाषा हो, साहित्य की भाषा कैसी हो, नया साहित्य, नई कविता किस तरह से लिखी जाए, उनके बहुत मतलब निराला जी से बहुत पत्राचार हुआ कि आप जो ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं ठीक नहीं है। प्रेमचंद के साथ बहुत सारा विचार विमर्श हुआ। ऐसे बहुत सारे उस समय के जो बड़े साहित्यकार थे, उनको भी एक दिशा देने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। इसीलिए मतलब वो उस तरह के बड़े साहित्यकार नहीं थे, लेकिन हिंदी साहित्य का एक कालखंड 20 साल का वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी के पहले पत्रकार एक तरह से जिनके नाम से द्विवेदी युग जाना जाता है। तो बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है कि हिंदी पत्रकारिता का है। मैं आपके पास फिर से लौट के आती हूँ। प्रोफेसर लोहनी हमारे साथ मौजूद हैं। सर पिछले 35 सालों से अखबारों में लेखन कर रहे हैं, पत्रकार हैं, और सर साहित्यिक पत्रकारिता का दौर हुआ करता था। आपने जब लिखना शुरू किया, किस तरह के कॉलम्स आप लिखते थे, किस तरह की यादें हैं सर उस दौर की? नहीं, साहित्यिक पत्रकारिता तो हमारे यहाँ शुरुआत में अगर आप कहिए तो जो पत्रकार थे वो साहित्यकार भी थे, और जो साहित्यिक पत्रिकाएं चला रहे थे वे खुद पत्रकार थे या अखबारों के संपादक थे। जैसे अगर कहें अगेय थे तो उन्होंने नोभा टाइम्स का संपादन किया, उन्होंने दिनमान का संपादन किया, उससे पहले विशाल भारत से जुड़े रहे, बाद में एवरीवेंस के संपादक रहे। तो एक आदमी जो साहित्यकार है वो पत्रकार भी होता था। तो इसलिए जब वो एक भाषा से लैस है, एक संपन्न भाषा से लैस, तो उससे पत्रकारिता भी लैस हुई और उससे हिंदी भाषा भी लैस हुई। जो आपने साहित्यिक पत्रकारिता की बात की, स्वतंत्रता से पूर्व से और लंबे समय तक 20 के दौर में साहित्यिक पत्रकारिता का बड़ा एक तरह से स्वर्ण काल रहा है। उस दौर में अच्छी अच्छी पत्रिकाएं निकली, और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, सांस्कृतिक हिस्से से लगभग अगर आप कहें 2000 तक एक ऐसा दौर था कि बड़े बड़े जो पब्लिशिंग हाउस थे वो भी, जैसे धर्मयुग है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, दिनमान है, प्रतीक है, बहुत तरह के ऐसे पत्र निकल रहे थे। और इसके अलावा जो साहित्यिक पत्रिकाएं थी उनके भी बड़े बड़े घराने थे, वो काम कर रहे थे उस तरह से। और जो लघु पत्रिकाएं आई उनका भी एक बड़ा बाजार था और काफ़ी बड़ी संख्या में
लघु पत्रिकाएं हिंदी में निकल रही थी। तो एक तरह से जो साहित्यिक पत्रकारिता है उसमें मुझे तो बहुत कम समय मिला उस तरह से, लेकिन साहित्यिक पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षा लेखन या साहित्यिक लेख, कुछ समीक्षात्मक लेख, कभी कुछ अपनी रचनाओं में भी जैसे कहानियाँ या कुछ कविताएं भी प्रकाशित हुई, तो उस रूप में जब कभी अवसर मिला तो काम किया। जी जी सर, आपने आज़ादी के दौर की पत्रकारिता पर आपका काफ़ी काम है, आपके शोध पत्र भी हैं। किस तरह से देखते हैं आपकी जनमानस में चेतना जगाने का किस तरह से काम किया? जैसे हम रॉबिन जेफरी को पढ़ते हैं कि भारत में भाषाई समाचार क्रांति कैसे हुई, तो कैसे जन जन तक, गाँव तक अखबार पहुँचा, एक डर पैदा हुआ लोगों के अंदर, जो पुलिस का जो खौफ नहीं था, तो कैसे वो माहौल कैसा था आज़ादी के दौर का? मैंने बीच में प्रोजेक्ट किया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 1857 से 1947 तक की साहित्य और पत्रकारिता में राष्ट्रीय चेतना। उस दौर में मुझे इस तरह की कई पत्रिकाओं, कई किताबों, कई रिसर्च को जानने का अवसर मिला कि वो दौर मतलब किस तरह से राष्ट्रीय चेतना के लिए काम कर रहा था। चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के बाद के काल में जो भी लोग महत्वपूर्ण लोग जुड़े अखबारों से, पत्रिकाओं से, उन्होंने केवल इसलिए नहीं अखबार निकाले कि उनको कोई रोजी रोटी कमानी थी या उनको किसी और तरह के काम थे। उनको लगता था पहला काम तो देश की आज़ादी का है, और वो साहित्यिक पत्रकारिता के माध्यम से भी वही स्वर आते थे। अगर उसमें लेख हैं, उसमें निबंध है, उसमें नाटक है, उसमें कोई कविता कहानी भी आ रही है, तो प्रमुख स्वर उसी तरह का होता था। इसलिए चाहे जैनेन्द्र अगर किसी पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं, बड़े पत्रकार अगर संपादक हैं, तो भी उनके यहाँ कहानियाँ आगे की छपती थी जो जेल में बंद है। तो इसका मतलब एक बड़ा स्वर था उस समय का। और प्रेमचंद का जैसे हम जानते हैं हंस उन्होंने निकाली उस समय पर, विशाल भारत एक बड़ी पत्रिका के तौर पर निकला। तो वे सारे एक तरह से ये सोच रहे थे कि हरिश्चंद्र मैगजीन या जो शुरू में पत्रिकाएं आई थी, उन्हीं का स्वर वहां तक पहुंचा था। जी सर, हम देखते हैं कि पर्याय था एक तरह से, मतलब जन चेतना भी जगाई, लोगों को अखबार की जरूरत थी और अखबार को भी पाठक की जरूरत थी, तो वो कमी एक तरह से उस दौर में पूरी हुई है। तो गोविंद सर के साथ आना चाहती हूँ। आपने अभी जिक्र हो रहा था ऊपर कि नवभारत टाइम्स एक मानक हुआ करता था भाषाई रूप में, और आज अगर हम कहते हैं, सर ने कहा कि एक बुरा उदाहरण के तौर पर हम उसको पेश करते हैं, तो सर कैसा था आपका अनुभव आज तक की, अमर उजाला के, नवभारत टाइम्स के उस समय के? जी, मुख्य रूप से ऐसा लगता है कि 1991 के बाद जो हिंदी पत्रकारिता का स्वर जो है भाषा और साहित्य को लेकर के वो बदलना शुरू हुआ। क्योंकि तब तक क्या था कि जो पत्रकारिता थी वो एक तरह से जो उसका पाठक वर्ग था उसके प्रति एक गार्जियन वाला भाव उसका रहता था, यानी उसको एक नागरिक समझते थे। एक अच्छा नागरिक हमको तैयार करना है, एक सुशिक्षित सुसंस्कृत नागरिक हमको तैयार करना है, ये भाव संपादकों के, पत्रकारों के अंदर रहता था। इसलिए वो उसको एक अच्छी भाषा, अच्छा साहित्य, अच्छा ज्ञान जो है वो देने की कोशिश करते थे। तो 91 के बाद जब हमारे यहाँ एक तरह से उपभोक्तावाद आया और पूंजीवाद आया, तो उसके बाद से अखबारों में ये हुआ कि अखबार जो है अब एक प्रोडक्ट है, एक वस्तु है, और हमारा जो पाठक है वो वास्तव में नागरिक नहीं है, वो उपभोक्ता है। तो इसलिए जो है उपभोक्ता जो मांगेगा वो हम देंगे। तो उपभोक्ता जैसी भाषा चाह रहा है उस तरह की भाषा हमको देनी है। ये उन्होंने, ये जो मार्केटिंग वाले लोग थे अखबारों के, उन्होंने इस तरह की थ्योरी एक तरह से देनी शुरू की मालिकों को, जिससे ये प्रेशर पड़ा कि अब हमको इसी तरह की भाषा देनी है जो आम बोलचाल की है। आम बोलचाल की भाषा होना गलत नहीं है, लेकिन जबरन अंग्रेजी के शब्दों को ठोकना, उसमें ठूंसना, और वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। उसके पीछे भी एक कारण था कि जो खास करके जो मार्केटिंग वाले थे वो ये समझते थे कि यदि हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये समझा जाएगा, मैसेज जाएगा विज्ञापन दाताओं के पास कि जो पाठक है इस अखबार का जो पाठक है वो अमीर वर्ग का पाठक है, जिसके पास क्रय शक्ति ज्यादा है, जो विज्ञापन वाली जो चीजें हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, उनको ज्यादा खरीद सकता है। तो इसलिए अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल एक तरह से विशुद्ध रूप से उपभोक्तावाद की देन है। तो ये एक तरह से दुर्भाग्य है। शुरुआत में सर अखबार कम छपते थे, कम लोग पढ़ते थे, लेकिन उनका एक स्तर था। आज अखबार गली गली तक, हर घर तक है, लेकिन उसने अपना स्तर अपना एक तरह से गिरा दिया है, काफी नीचे कर दिया है। सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप रही, उसकी भाषा को किस तरह से आप देखते हैं कि उसने क्या कोई मान्यता? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो भाषा है आमतौर पर वो बोलचाल की भाषा होती है। बोलने और सुनने की जो भाषा है वो पढ़ने वाली भाषा नहीं होती है, सुनने वाली भाषा या देखने वाली भाषा होती है।
तो इसलिए जो बोलचाल वाली भाषा है वो अच्छी बात है, लेकिन जबरन अंग्रेजी के शब्द नहीं उसमें डालने चाहिए। मिसाल के लिए जब शुरू में जी न्यूज आया था, जी टीवी के अंदर एक बुलेटिन जो है शाम का न्यूज का, जी न्यूज का बुलेटिन होता था 1994-95 से आया हो, तो उसमें जो भाषा डाली गई वो बहुत ही खिचड़ी किस्म की भाषा थी। उसमें अंग्रेजी थी, उर्दू थी और हिंदी थी। यानी पाकिस्तान के पीएम ने भारत के प्रेसिडेंट से कहा, ये इस तरह से, और पूरे वाक्य में वाक्य विन्यास को छोड़ करके बाकी कुछ भी जो है वो हिंदी नहीं होता था, ज्यादातर शब्द अंग्रेजी के होते थे। तो ये शोध वाले न्यूज़ में आप काफी रहे हैं, तो अब आपको लगता है कि शोध वाली चीजें कम कर दी गई? ये जो है ये 1999 तक चला। इस भाषा को, जी न्यूज की भाषा को हिंदी वालों ने स्वीकार नहीं किया, ये स्पष्ट हो गया। इसलिए 99 के बाद जो है जो चैनल शुरू हुए उनमें शुद्ध हिंदी को फिर से अपनाना शुरू किया, मतलब पूरी हिंदी को अपनाना शुरू किया। अब दूसरा आपका जो सवाल है शोध वाला, वहाँ का जो शोध है वो जनरल जो अकादमिक किस्म का शोध है वो वैसा नहीं है। वहाँ का शोध का मतलब ये है कि जो डे टू डे घटनाएं होती हैं उनका बैकग्राउंडर, उनकी क्रोनोलॉजी, उसका जो पृष्ठभूमि है उसको खोज करके तत्काल जो है परोसने वाला काम वो होता है। वो ज़्यादातर अखबारों में, ज़्यादातर टेलीविजन चैनलों में वो आज की तारीख में बहुत कम हो रहा है। पहले काफ़ी ज़्यादा था शुरुआत में। वहाँ भी पत्रकारिता का ह्रास हुआ एक तरह से, वहाँ भी एक तरह से उपभोक्तावाद बढ़ने के कारण जो तात्कालिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। जी जी, तो हम लोग आगे फिर बात करेंगे। सर, आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? हिंदी पत्रकारिता के दौर का क्या एक तरह से आप समापन की तरफ है या डिजिटल या उस फॉर्म में हम लोग आ गए हैं, पोर्टल्स आ गए हैं? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया। किसी रूप में तो भाषा में परिवर्तन आया, तो एक लक्ष्य हो गया, लेकिन उसके अलावा जितना डिजिटल फॉर्मेट आया है, चाहे वो सोशल मीडिया का भी एक फॉर्मेट है, लेकिन इतने तरह के ब्लॉग्स आए थे बीच के दौर में, इतने तरह की सोशल मीडिया की नई पहचान बढ़ी, चाहे वो एक्स है, चाहे वो अब फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, वहाँ भी लोग लिख रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, भाई विश्लेषण भी बहुत तरह के हैं, लेकिन उसमें संपादन नहीं है, वो पत्रकारिता है नहीं, लेकिन सूचना है उसमें, वो सूचना का एक नया संजाल आ गया हमारे पास। अब जो साहित्यिक पत्रकार थी उसका महत्व उस रूप में कम हो गया कि पाठक कम हो गए, लोगों ने उसको खरीदना या उस तरह से लेना गंभीरता से कम कर दिया। कई बार वो एक रस और एक स्वर भी हो गई साहित्यिक पत्रिकाएं। अगर लगता था ना किसी को आप खरीदोगे तो उसमें इसी तरह की सामग्री मिलेगी, तो उसने भी उसका नुकसान किया एक तरह से। तो आज के दिन ये तो हम कह सकते हैं भाषा बढ़ रही है, भाषा का विकास हो रहा है, तो पत्रकारिता का भी विकास अलग रूप से होगा। उसका ह्रास होने की तो मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन आज भी मैं मानता हूँ फिर भी जिस रूप में भी पत्रकारिता है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति है जो आपके स्वर को लोगों तक पहुंचाता है, आपकी पीड़ा को समझता है और आपकी बात को लोगों तक जाकर ले जाता है, चाहे भले ही उसको उसमें अपने लिए कष्ट हो, तो वो स्वर तो पत्रकारिता का आज भी मौजूद है। जी सर, आज की पत्रकारिता से आप क्या उम्मीद करेंगे कि विश्व पटल पे हिंदी को बनाने के लिए आप कई सम्मेलनों के भागी रहे हैं, तो क्या उसको कोशिशें करनी चाहिए अपनी ओर से? अखबार या पत्रकार के तौर पर तो एक सीमित है, लेकिन उसमें सरकारों का रोल है, उसमें बजट का भी रोल है, उसमें कई देशों की सहमति का भी रोल है। तो विश्व पटल पर हिंदी को आने में, अगर जैसे हम कहते हैं यूएन में हिंदी आनी चाहिए, तो आपको कई देशों का समर्थन चाहिए, एक अच्छा खर्चा आपको हर साल देना पड़ेगा। उसके अलावा हमारी भारत में की नीति में पहले हिंदी या भारतीय भाषा आनी चाहिए, उस तरह से जैसे जनता में पहुँचे, वो शिक्षण माध्यम बने, वो रोजगार का माध्यम बने, हमारे यहाँ से वो बातें जाए। तो अगर ऐसे जाएगी तो वहाँ भी पहुँच जाएगी। जी, और प्रशिक्षण को भी क्या आप सर जरूरी मानते हैं मीडिया के अभी जो नई खेप जो निकल रही है उनके लिए? निश्चित रूप से प्रशिक्षण तो होना ही चाहिए। जिस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, जिस तरह की शिक्षा पत्रकारिता में हो रही है, वो बहुत पर्याप्त नहीं लगती है। जी जी। तो उसमें प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट हैं उसके वो कम हैं और ज़्यादातर सिद्धांतिक ज़्यादा हो जाती है। यदि सिद्धांत की बात करें तो वो भी पूरी तरह से नहीं आ पा रहे हैं। सिद्धांत भी अभी थोड़े बहुत अमेरिकी एक तरह से नकल ही हम लोग कर रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमारे स्तर पर भी बहुत सारा काम होना है और पत्रकारिता तो बढ़नी ही है, उसका महत्व है ही है। जी जी जी। तो आप लोगों ने इतना वक्त दिया। हम लोग अगर अपने आसपास देखें हिंदी के वैश्विक पैरोकारों के नाम के तौर पे तो आधारशिला के संपादक दिवाकर भट्ट जी जो हमारे बीच अब नहीं है, उनका योगदान हम बहुत मानते हैं। और गिरीश रंजन सर का नाम हम अक्सर सुनते थे, गोविंद जी का सुनते थे, लोहनी सर का। तो मुझे लगता है कि आपकी जो पूरी टीम है
ये कहीं ना कहीं रंग लाएगी। और आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत जी धन्यवाद। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले श्रृंखला के अगले एपिसोड में। नमस्कार।